युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है और मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद आशु में। हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आज दिनांक 20 जनवरी 2026 से हम एक ऐसी श्रृंखला स्टार्ट करेंगे, ऐसी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्लास 6 to 12th हिस्ट्री कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सारे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो सारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस पूछा जाता है, सारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इतिहास के इस श्रृंखला को स्टार्ट करने का मेरा तात्पर्य है कि मैं आपके हिस्ट्री में समझ को विकसित कर सकूं और आपको जिससे एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे अतीत पार्ट 1 को। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम जान लेते हैं इतिहास क्या होता है, इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास मानव सभ्यता के अतीत मतलब पास्ट के बारे में सीक्वेंस वाइज क्रमबद्ध व प्रामाणिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। जो हमारी मानव सभ्यता में अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, जैसे ऐसा तो नहीं है कि अचानक से पृथ्वी पर मानव सभ्यता उत्पन्न हुई और सीधे हम अभी आधुनिक मानव के रूप में हो गए, ऐसा नहीं। क्रमबद्ध चरण में विकास हुआ है, ठीक है। और इन सभी विकासों के बारे में हम किससे पता करते हैं? इतिहास से पता करते हैं। कैसे समाज में परिवर्तन हुआ, हमारा अतीत कैसा था, हमने अपने गलतियों से क्या सीखा था और हम अपने भविष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इन सब की चीज़ों को हम इतिहास के बारे में इतिहास से सीखते हैं, ठीक है। अब इतिहास की विशेषता क्या होती है, इतिहास किन चीज़ों पर आधारित है, इसे भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं तो उन सब चीज़ों को देखना होगा। इतिहास स्रोतों पर आधारित है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कहानियों पर आधारित है। इतिहास स्रोतों पर, प्रमाणों पर आधारित होता है। हमारे अतीत से प्राप्त शिलालेख हो गए। शिलालेख ऐसे लेख होते थे जो पत्थरों पे लिखे जाते थे, शिलालेख हो गए। सिक्के मिले, जो ग्रंथ मिले जिनमें अतीत के बारे में, शासकों के बारे में वर्णन था, स्मारक मिले। और इम्पोर्टेंट, जो विदेशी यात्री हमारे भारत आए, उनके विदेशी यात्रियों के पुस्तकों से इन सब चीज़ों से हमें अतीत के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? अपने अतीत के बारे में पता चलता है। तो सीधा साधा हम बोल सकते हैं कि इतिहास वो अध्ययन है जिसके अंतर्गत हम मानव समाज के भूतकाल की, मानव सभ्यता के भूतकाल की प्रामाणिक और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो
क्रमबद्ध तरीके से हम भी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो अब हमको जानना है कि किस तरीके से हमारे जो प्रारंभिक मानव थे वो कहाँ रहते थे। ठीक है, वो आकेटक थे, शिकारी थे, पशुपालक थे, कृषक थे, वो किस तरीके के घरों में रहते थे। इन सब चीज़ों के बारे में जानना ही अतीत के बारे में जानना कहलाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे जो आरंभिक मानव थे वो रहते कहाँ थे। तो दोस्तों, जो सारी हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं वो अधिकतम सभ्यताएं नदियों के किनारे फले फूले। ठीक है, अब नदियों के किनारे फलने फूलने का आशय ये रहा होगा कि यहाँ पे आसानी से पानी उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से व्यापार भी आसानी से हो जाता था। तो अधिकतर सभ्यताएं जो थी वो नदियों के किनारे फली फूली। ठीक है, जो हमारे आरंभिक मानव थे वो कैसे थे? वो संग्राहक थे। संग्राहक क्या होता है? जो कलेक्टर होते थे। कलेक्टर जो कलेक्ट करते थे अपनी चीज़ों को, जैसे भोजन के लिए फलों को, जड़ों को और जंगल के और अन्य उत्पाद जिनसे उनको अपना भरण पोषण करना था, वो संग्रहित करते थे, संग्रह करते थे उनका। और ये मानव आखेटक भी कहलाए। आखेटक क्या होता है? शिकारी। ये शिकार भी किया करते थे। तो हमारे प्रारंभिक मानव क्या थे? संग्राहक थे और शिकारी भी थे। ठीक है, आपको ये दोनों याद रखना है। और जैसे जैसे विकास होता है तो हमारे आरंभिक मानव विकास की गति के साथ ही आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? फसलों को उगाना स्टार्ट किया। ठीक है, ये पहले अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह विचरण किया करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उनका जीवन अस्थायी से स्थायी के रूप में परिवर्तित होने लगा। तो पहले हम देखते हैं कि उन्होंने कौन सी फसलों को उगाना स्टार्ट किया। ठीक है, दो ऐसी फसलें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले उगाए गए अनाज गेहूं और जौ थे। आप देख सकते हैं गेहूं और जौ एक ऐसी फसलें थी जो सबसे पहले 8000 वर्ष पूर्व, ये एक किरथर है और ये सुलेमान, ये किरथर और सुलेमान पहाड़ियां हैं। 8000 वर्ष पूर्व यहाँ पर जौ और गेहूं की फसलें उगाना प्रारंभिक मानवों ने स्टार्ट किया। जब फसलें उगाना स्टार्ट हुई तो फसलों में अधिशेष भी हुआ। अधिशेष मतलब जब फसलें बच जाती थी अपने उपयोग से ज़्यादा तो वो अधिशेष कहलाती थी। तो अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि पशुओं को पालना स्टार्ट किया। ठीक है, पशुओं से इन्हें क्या मिलता था? इन्हें खाने के लिए दूध, दही और भेड़ बकरियों से इन्हें ऊन प्राप्त मिल जाता था। तो इस तरीके से उन्होंने पशुओं को पालना प्रारंभ किया। पशुओं में भेड़, बकरियां, गाय, बैल, कुछ ऐसी जगहें थी आरंभिक समय में जहाँ पे कृषि का विकास हुआ है। ठीक है, कुछ जगहों पे तो अभी अनाज उगाना स्टार्ट किया गया, जैसे किरथर और सुलेमान जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे अनाजों का उगना स्टार्ट हुआ था। अनाजों में जौ और गेहूँ थे। लेकिन कृषि का विकास किस जगह पे हुआ? आप देखेंगे ये जो भारत का इलाका है, भारत का उत्तर पूर्व इलाका, यहाँ पे गारो पहाड़ियाँ हैं, गारो हिल्स, जो कि उत्तर पूर्व में है यहाँ पे। और मध्य भारत की ये जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं, विंध्य पहाड़ियों में और गारो की पहाड़ों में 8000 वर्ष पूर्व खेती का विकास हुआ। किसका विकास हुआ है? खेती का विकास। ठीक है, तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि सबसे पहले हमारे कौन से 2 अनाज आरंभिक मानवों ने उगाए? तो गेहूं और जौ, और पालतू जानवरों में भेड़, बकरी, गाय, बैल और भैंस। सबसे पहले चावल विंध्य के क्षेत्र में, विंध्य और
उत्तर पूर्व के क्षेत्र में, उत्तर पूर्व के क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी? गारो हिल्स। यहाँ पे सबसे पहले चावल के साक्ष्य, सबसे पहले चावल उपजाए गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप देख सकते हैं 47 वर्ष पूर्व जो नदियाँ थी, कौन सी नदियाँ थी? सिंधु घाटी और उनकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? आरंभिक नगर, कुछ आरंभिक नगर थे जो फले फूले थे। लेकिन याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो गंगा नदी थी और गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ थी उनके किनारे और समुद्रवर्ती इलाकों में, देखिए गंगा व उनकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्रवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ था? 2500 वर्ष ईसा पूर्व। यहाँ पे ये पॉइंट बन जाता है कि गंगा नदी और उनके सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास किस सन में हुआ? तो 2500 ईसा पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व गंगा नदियों के सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास आरंभ हुआ। अब हम जानेंगे कि जो हमारे आरंभिक मानव थे वो यात्राएं किया करते थे, वो एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। या तो ये एक जगह से दूसरे जगह मूल्यवान वस्तुओं के खोज में जाते थे, या फिर ये धार्मिक गुरुओं से शिक्षा लेने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। जब हमारे आरंभिक मानव एक जगह से दूसरी जगह गए, इनसे हमें क्या डेवलपमेंट, इससे क्या हुई? इससे हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं थी वो समृद्ध हुई। जैसे जो हमारे प्रारंभिक मानव थे वो पत्थर तराशने, संगीत रचने और भोजन बनाने के लिए जो नए तरीके थे वो एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। जैसे जब एक जगह से दूसरी जगह गए तो यहाँ का व्यक्ति यहाँ की संस्कृति और सभ्यताओं को अपनाता है, सीखता है, और जिससे ये इनकी सांस्कृतिक परंपराएं समृद्ध होती। अब हम देखेंगे अपने भारत देश के बारे में कि भारत का जो नाम इंडिया है वो कैसे पड़ा। ठीक है, ये रहा भारत का मैप और ये इलाका उत्तर पश्चिम का है। ठीक है, उत्तर पश्चिम से जो ईरानी और यूनानी थे जब वो भारत आए, ठीक है, उन्होंने सिंधु नदी को क्या बोला था? इंदोस या हिदोस। यूनानी और ईरानियों ने सिंधु नदी को इदोस या हिदोस नाम से संबोधित किया, और इसके किनारे मतलब जो भारत देश है वो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित है, इसलिए इन्होंने, ईरानियों ने और यूनानियों ने भारत को इंडिया कह के संबोधित किया या इंडिया नाम दिया। ठीक है, तो जो हमारा इंडिया नाम है ये किसने दिया था? यूनानी और ईरानियों ने। एक पॉइंट ये भी बनता है, और दूसरा पॉइंट ये बनता है कि यूनानी और ईरानी भारत में उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ से आए थे, उत्तर पश्चिम की ओर से भारत आए थे। ठीक है, इनके अलावा, इन सब के अलावा ऋग्वेद में, ऋग्वेद जो कि सबसे पुरानी ग्रंथ वेदों में से एक है, इसमें भी भारत देश का वर्णन है। इसका वर्णन है, भारत देश का वर्णन है। आप देख सकते हैं, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था, समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति
ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? संस्कृत में। ठीक है, और यही चल के आगे देश के लिए प्रयोग किए जाने लगा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि अतीत के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, कैसे हमें अपने अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे पहले अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना। अतीत में लिखी हुई पुस्तकों से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? अतीत की जानकारी प्राप्त होती है, जो आरंभ में लिखी गई थी। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें हम क्या बोलते थे? पांडुलिपि। पांडुलिपि किससे? हाथ से लिखे जाते थे। पांडुलिपि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि ताड़ के पत्तों को काटकर या भुर्ज के छाल से बनाए जाते थे। तो सबसे पहला अतीत के बारे में हमें किस तरीके से जानकारी प्राप्त होती है? पहला, अतीत की पुस्तकों से। अतीत की पुस्तकों से, जिसे हम क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। और जो हमारी जो पांडुलिपियां रही हैं वो मेनली संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी, परंतु जो हमारे आम लोग थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। पांडुलिपियों में अक्सर अधिकतम धार्मिक मान्यता कि उस धार्मिक मान्यता का तात्पर्य है कि उस टाइम पे किस तरीके की धार्मिक मान्यताएं थी, राजाओं का जीवन कैसा था, औषधि प्लस विज्ञान की चीजें, इन सभी चीजों के बारे में हमें पांडुलिपियों से जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतीत के अध्ययन के स्रोतों में हम देखेंगे कि फिर दूसरा स्रोत हमारा है अभिलेख। क्या है? अभिलेख। अभिलेख क्या होते थे? ऐसे लेख जो पत्थर और धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण मतलब लिखे, उत्कीर्ण करना मतलब खोद के लिखे, पत्थरों को तोड़कर तराश कर लिखे जाते थे। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते थे? अभिलेख। अभिलेखों से भी हमें अतीत के बारे में पता चलता था। और अभिलेखों में राजा अधिकतर क्या करते थे कि वो अपने काम को, जो उन्होंने अपने काम या अपने जो आदेश जो उन्होंने दिए थे वो उत्कीर्ण करवाते थे, उस पर लिखवाते थे। अभिलेखों में राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए थे। ये क्या करते थे? जो अपने कार्य किया करते थे उनको वो लिखवाते थे। आप ये देख सकते हैं, ये एक तरीके का अभिलेख है, जिसमें पत्थर का अभिलेख है, जिसमें उत्कीर्ण करके, खोद कर, तराश कर अपने कार्यों का इन्होंने वर्णन दिया है। ठीक है, इसमें क्या होता था? कभी कोई जीत का वर्णन हो गया। ठीक है, ये इसमें लेखा जोखा भी रखा जाता था अपने जीत के विजयों का। अगर वो किसी युद्ध में लड़ते थे और जीत जाते थे तो उसका लेखा जोखा भी किसमें रखते थे? अभिलेख पे किया करते थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो मौर्य शासक अशोक था उन्होंने ढेर सारे अभिलेख लिखवाए थे। उनमें से एक अभिलेख है जो कि अफगानिस्तान कांधार से प्राप्त हुआ था, और जो यहाँ का अभिलेख था वो उसमें जो भाषा यूज़ की गई थी वो थी
यूनानी, अरमेइक, 2 लिपियों का प्रयोग किया गया था। बाकी सभी जो अभिलेख थे उनकी भाषाएं अलग थी, लेकिन जो अफगानिस्तान में पाई गई, कांधार से प्राप्त हुई थी, अशोक का अभिलेख, उसमें कौन सी भाषाओं का यूज़ था? यूनानी और अरमेइक। हम अशोक के अभिलेखों के बारे में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, अब हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति अतीत में बनी, प्रयोग में लाई गई चीज़ों का अध्ययन करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद। पुरातत्व किसे बोलते हैं? जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करता है। अंत में हम इनके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। एक बार देखते हैं, नर्मदा नदी क्या है? अब ये इसमें मिलान करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले गंगा घाटी, आपको बताया था मैंने कि गंगा घाटी में नगरों का उदय कब हुआ था? 2500 वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है। गारो जो पहाड़ियाँ थी, यहाँ पे आरंभिक कृषि का जो मगध था, ये सबसे पहला बड़ा राज्य था, ठीक है। सिंधु और सहायक नदियों के किनारे ये सबसे पहला नगर था। और नर्मदा नदी आखेट और संग्रहण। पांडुलिपि और अभिलेख में मुख्य अंतर बताइए। अभी मैंने आपको बताया था पांडुलिपि क्या होता है। पांडुलिपि ऐसी पुस्तकें होती थी जो हाथों से लिखी जाती थी और भोजपत्रों पे लिखी जाती थी। भोजपत्र मतलब जो एक भोज नामक वृक्ष था उसके छाल पे लिखा जाता था, ठीक है। और अभिलेख क्या होता है? अभिलेख पत्थरों पर, कठोर सरफेस पर खोद के लिखे जाते थे। इसमें राजा, पांडुलिपियों में क्या होता था? राजाओं के बारे में लिखा जाता था, राजा और शासकों के बारे में। और अभिलेखों में भी राजा और जो वहाँ के शासक होते थे वो अपने आदेशों को, अपने कार्यों को अंकित कराते थे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अपने सीरीज के दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।